बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन ओवर्स का खेल इस वक्त शुरू हो चुका है और ये खेल इंतहाई ख़तरनाक और मकरूह तरीन खेल है, क्योंकि अब लाशों पर पूरे का पूरा माहौल और स्टेज तैयार किया जा रहा है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि खूनी खेल इस वक्त लाशें गिरना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा गुलज़ेब खान को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया है। अब ये बताया गया कि नामालूम अफराद ने उन पर गोलियां चला दी हैं, लेकिन सवाल ये है कि असल कातिल कौन है। उनके जो अहले खाना है उनकी जानिब से जो इस वक्त बयान सामने आया है उसने इस वक्त दरो दीवार हिला के रख दिए हैं। असल कातिल कौन है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखनी है। लेकिन बिगर गेम जो है, जो बिगेस्ट गेम आप इसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा, तो इलेक्शंस को मनसूख करने का अमल भी तेजी से शुरू हो चुका है। पाक फौज को तलब कर लिया गया है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक रिपोर्ट इस वक्त शाया हुई है। उस रिपोर्ट ने तहलका मचा कर रख दिया है। उस रिपोर्ट में क्या बताया गया, इमरान खान जो है वो कितनी सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे, उनको कौन सी गैबी मदद हासिल है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगाने की जो कोशिश है वो भी तेज हो गई है। आखिर उसकी वजह क्या है, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आज उन्होंने डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनसे गुफ्तगू की है। और फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत से लेकर आज तक यूट्यूबर्स के साथ जितनी इंटरेक्शंस की, जिसकी वजह से आज इमरान खान जो है मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स के साथ उनकी इंटरेक्शंस और जो हक़ाइक़ बताए जा रहे थे यूट्यूबर्स की जानिब से, वो पूरी कौम के सामने रखे जाते थे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन वाहिद हल था सोशल मीडिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया, और आज उनके जो पॉजिटिव यूज़ है उसकी वजह से इमरान खान और पीटीआई कहाँ पर खड़ी हुई है या बेहतर तौर पर जानते हैं। तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, यूट्यूबर से इंटरेक्शंस की जाए। तो खैर उन्होंने भी आज डिजिटल मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मैंने जेलें काटी और नैब के हुकूमत खाने में गया। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये सदा ना होती। इंतखाबी अमल में अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 8 फरवरी को अवाम अपनी तकदीर का फैसला करेगी। माजी को रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना है। जनाब, माजी में 2 साल आपने करप्शन का बाजार गर्म कर दिया, आपने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। आप इमरान खान के दौर में $170 था जो ₹300 पे आपके दौर में चला गया। पेट्रोल 140 पे आ रहा था, तो वही पेट्रोल आज हमें ₹300 का मिल रहा है। बिजली महंगी हो गई, टैक्सेस लगना शुरू हो गए, महंगाई बढ़ गई और गरीब आदमी जो है वो गुर्बत की चक्की में फंस रहा है। इन 2 सालों में पाकिस्तान का जो सत्यानाश आप लोगों ने करके रख दिया, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और किसने आपको इतनी इजाजत दे दी थी कि आप करप्शन का लूट बाजार गर्म कर दें और आपने अरबों रुपए की चोरियां करके मुल्क से बाहर भेजी। हम कैसे उस माजी को भूल सकते हैं कि 1981 का जो ये प्रोजेक्ट था वो आज भी हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और उसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाया जा रहा है, लेकिन अवाम उस प्रोजेक्ट को मानने को तैयार नहीं है। और उन्होंने लाहौर में डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद से गुफ्तगू की और कहा कि पाकिस्तान की माशी हालात चीन से बेहतर हुआ करते थे। हम सबको माशी और सियासी मुश्किलात का सामना है। इस्लामी दिफाई मुमलिकत के तौर पर पाकिस्तान वजूद में आया और वो अहदाफ व ख्वाब भी अब तक शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। और क्या वजह है जो आज दुनिया हमसे माशी दौर में पीछे रह गए हैं और दूसरे ममालिक में भी बास कौमें हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं। और असल वजह यह है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जैसे हमदा शहबाज ने कहा कि बच्चों करप्शन होती है, करप्शन होती है, हर जगह पर होती है। यानी कि हमने बच्चों को करप्शन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि जो जितना बड़ा करप्ट होगा वो उसको उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। और हमारे यहाँ ये होता है कि डीलें करके आप लोग इक़्तिदार में आते हैं, चोर दरवाजे इस्तेमाल करते हैं और मुल्क में तरीके में तमात लाकर एक मुंतखब हुकूमत को गिराया जाता है। तो इस तरह से मुल्क जो है वो नहीं चला करते। जब तक मुल्क में माशी तौर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकता। और ये एक अगर आम शख्स आपको ये बात बता रहा है तो इट मीन्स के जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको भी इस चीज़ का अदराक है कि जब तक पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम नहीं ला सकते। तो आप लोग ही थे जिन्होंने जनाब पाकिस्तान को आज इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हम जो है वो दुनिया से बहुत पीछे जा चुके हैं। बांग्लादेश का टक्का, अफगानिस्तान यहाँ से हमारे से बहुत आगे जा चुका है और भारत जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था वो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी में पर शुमार होता है और पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा हुआ है। और हमें जो IMF है उनके मिन्नत तरले करना पड़ते हैं कि जनाब खुदारा
ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو خیر یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور عمران خان صاحب کو بھی 14 سال توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا فلا رکھا گیا جج محمد بشیر کی جانب سے کہ عمران خان اور جو بشریٰ بی بی ہیں ان کے وکلا کو سنے بغیر یہ فیصلہ سنا دیا گیا، حق دفاع حاصل نہیں ہوا۔ سائفر کیس میں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو 1-1.5 ماہ میں یہ دونوں کیسز نہ صرف اڑ جائیں گے بلکہ ان میں سزائیں بھی کالعدم قرار ہو جائیں گی۔ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس میں یہ فیصلہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتا۔ لیکن مراد سعید نے یہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری عہدیدار کی بشریٰ بی بی کے ذریعے عمران خان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک سرکاری عہدیدار تھے جنہوں نے بشریٰ بی بی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ان کے سامنے 2 راستے رکھے گئے، ایک ایسی ڈیل کا جو وہ خان صاحب کے پاس لے کر جائیں اور اس پر انہیں راضی کریں، اور دوسرا راستہ ایک ایسی دھمکی تھی کہ جس پر ان کے انکار کے بعد سے اب عمل درآمد ہو رہا ہے، اور آج اس فیصلے کے ذریعے اس کا ایک اور مرحلہ طے کیا گیا۔ اور اب یہ آخری مرحلہ نہیں ہے بلکہ اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مزید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس جو نیب کے اندر لگا ہوا ہے اس میں بھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا ہو جائے گی۔ تو اب یہ کیسز اس وقت بڑے حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ایک نہیں بلکہ درجنوں کیسز میں یہ لوگ نااہل بھی کریں گے، گرفتار بھی کریں گے، اور یہ سزائیں ملا کر کوئی جو ہے وہ عمر قید سزا بن سکتی ہے، کیونکہ 14 سال 10 سال ان سب کو ملائیں گے تو جناب یہ کوئی بہت ساری سزا بن جائے گی۔ تو خان صاحب جو ہیں ان کی آپ پتہ ہے کہ آپ 70-72 سال ان کی عمر ہے، اور بشریٰ بی بی بھی جو ہیں وہ انہی کے لگ بھگ ان کی عمر بتائی جاتی ہے۔ تو اب یہ صورتحال آئندہ دنوں کے اندر مزید آپ کے سامنے خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اب جناب اصل خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اصل ہوا یہ کہ آج دن دہاڑے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما ہے ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت پابندی جو ہے وہ لگانے کا ایک نیا گیم پلان سامنے آیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ذرائع کے مطابق آج جو ہے وہ تحریک انصاف کی جنرل باڈی کا اجلاس ہونا تھا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد میں اس کو سیل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی اور آنے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا، اور پھر ہوا یہ کہ اس جو اجلاس کو پھر ورچوئل کرنا پڑا، اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں، اور اس کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد پاس ہونے کے بعد اب 7 دن کے اندر اندر انتخابات کروائے جائیں گے، یعنی کہ 31 آج جنوری ہے اور 7 فروری کو انتخابات کروا لیے جائیں گے، اور پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن کی ہدایات کے تحت اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت ڈیٹیل بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اجلاس میں رؤف حسن کو متفقہ طور پر تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر دیا گیا ہے، اور انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے تک عمر ایوب پارٹی کے چیف آرگنائزر ہوں گے، اور 31 جنوری 2024 تک پاکستان تحریک انصاف کی رابطہ ایپ بھی رجسٹرڈ ممبران ہی الیکشن لڑنے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عام انتخابات کے لیے نامزد کردہ امیدوار آرو نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہوں گے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی بانی چیئرمین ہے اور ہمیشہ ہمارے لیڈر رہیں گے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج اس اجلاس کو طلب کیا گیا، اور اس اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ اجلاس اسلام آباد اور 4 صوبائی دارالحکومتوں میں منعقد ہوگا، اور اجلاس میں انٹرا پارٹی الیکشن اور دیگر تنظیمی معاملات پر غور کیا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروانے جا رہی ہے، لیکن ان انٹرا پارٹی انتخابات سے پہلے ذرائع یہ ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کی اس وقت کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اور اگلے چند گھنٹوں کے اندر اندر پی ٹی آئی کو کالعدم قرار بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جس طرح ٹی ٹی پی کالعدم ہے اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ ان کی پارٹی رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی، اور عمران خان صاحب چونکہ ڈیل نہیں کر رہے تو ان کو اب سزا یہ ہوگی کہ اب ان کی پارٹی جو تتر بتر ہو گئے تھے اب انہی کی پارٹی کو ختم کر دیا جائے گا، پرباش کر دیا جائے گا، اور الیکشنز میں پی ٹی آئی کا نام و نشان بھی ختم کرنا ہے۔ اب اصل میں یہ غصہ اتارا کیوں جا رہا ہے؟ جناب ایک رپورٹ اس وقت سامنے آئی، اور اس رپورٹ نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ الیکشنز بڑے قریب ہیں، سرویز بھی آپ نے دیکھ لیے، آپ نے رپورٹس بھی دیکھ لی، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری ملاقاتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب آپ کا حال نہیں ہے، آپ کی 30% بھی عوام کے اندر مقبولیت نہیں ہے، آپ ایک جلسہ نہیں کر سکتے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے، اور 4 کروڑ ووٹر جو ان کی عمریں ہیں وہ 18 سال تک ہیں، اور جب وہ ووٹ باہر نکلے گا تو ڈیفینیٹلی یہ جوان ووٹر ہے، اور یہ 4 کروڑ ووٹر اگر باہر نکل گیا تو پھر صورتحال کسی اور جانب چلے جائے گی۔ اب رپورٹ ایک سامنے آئی ہے اور ایک سروے ہوا ہے،
वो सर्वे में लिखा क्या गया आपके सामने जरा रख देता हूँ। आदिल राजा जो हैं वो इसको जनाब रिपोर्ट कर रहे हैं। ये अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर हुआ करते थे। वो कहते हैं कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है कि अगर बैलेट बॉक्सेस जो हैं उनको चेंज ना किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 165 से ज़ायद सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी, यानी कि 2/3 अक्सर उनको मिलती हुई नजर आ रही है। अगर 2/3 अक्सर मिल गई तो डेफिनेटली इमरान खान साहब की सजाएं भी खत्म हो जाएंगी, और उनकी अगर सजाएं खत्म होगी तो फिर वो नाअहली भी खत्म होगी और तरमीम होगी, और फिर खान साहब आपको दोबारा पार्लियामेंट में नजर आएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये सर्वेस तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वापस आ रही है। इमरान खान साहब को 2/3 से ज्यादा सीटें मिलने का इम्कान है, लेकिन उनका रास्ता उनके रास्ते में बंद बांधने की मुकम्मल तौर पर कोशिशें की जा रही हैं। और हामिद मीर साहब ने यहाँ पर एक बड़ा अहम दावा किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को सियासी लिहाज से इन फैसलों से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और इमरान खान की मकबूलियत में भी मजीद इजाफा होगा। आप उसकी मकबूलियत को नहीं रोक सकते। अब ये पाकिस्तान के मान्यता जर्नलिस्ट हैं और सुहेल वड़ाइच हों, हामिद मीर, सब के सब ये बात कर रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आपको फायदा नहीं बल्कि आपको नुकसान हो रहा है। आप उल्टा अपने पांव पर जो है वो जनाब कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अब जनाब खूनी खेल शुरू हुआ है और इस खूनी खेल में इस वक्त इलेक्शन को मनसूख करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई। हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुन और आजाद उम्मीदवार ये MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे, बाजोड़ से रेहान ज़ेब को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस राय का यह कहना है कि नामालूम अफराद की जानिब से सिद्दीकाबाद के करीब रेहान ज़ेब पर फायरिंग की गई और वो अब शदीद फायरिंग में जख्मी हुए। तशवीशनाक हालत में उनको मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान की बाजी हार गए हैं। अब गुल जफर खान, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो भी गिरफ्तार हुए और बताया जा रहा है कि उनके भतीजे लगते थे। जो जिनका कत्ल हुआ है वो गुल जफर खान के भतीजे थे, और जो गुलजेब खान है इनके जो अहले खाना है वो बता रहे हैं कि गुल जफर खान जो है वो मेरे भतीजे के कत्ल में मुलविस है, उसने इनको रास्ते से हटाया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK के इलाके बाजोड़ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार PTA के रहनुमा रेहान ज़ेब के नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग होने की शदीद मजम्मत की है, और इलामिया में यह कहा गया है कि इस पर हमें दुख और अफसोस है और इस कत्ल की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर तशद्दुद वाक़यात का नोटिस लें और जिम्मेदारान को कौम के सामने लाया जाए, और उन कार्रवाइयों का मकसद खौफ की फदात पैदा करके उम्मीदवारों को इंतखाबात से दस्तबरदार होने पर मजबूर करना है। ये जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन असल जो कोशिश है वो ये है कि KPK में और बलूचिस्तान में इस वक्त इलेक्शंस को मनसूख कर दिया जाए। बाजोड़ जो KPK का इलाका है और KPK में धांधली भी कर लें, वहां पर इमरान खान साहब हर सूरत वापस आएंगे और पठान वहां पर निकलेगा, पठान वोट कास्ट करेगा, और वहां पर आप इमरान खान का या PTA का रास्ता नहीं रोक सकते। ये आपको वाज़ेह तौर पर पता है कि KPK जो है वो हर जगह इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है। तो जनाब इलेक्शन कमीशन ने एक हंगामी इजलास तलब कर लिया और बलूचिस्तान और KPK में बिगड़ती सूरत हाल पर जो है वो गौर किया गया है, और इस इजलास में IG वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और KPK इजलास में शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हसास इदारों के हकाम भी शरीक होंगे और इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अब 3 हल्कों में तो इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया है जो ये कत्ल हुआ है। NA 8 और PK 22 बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान की कत्ल, और PK 91 कोहाट में ANP कसबतुल्ला खट्टक के इंतकाल के बाद इंतखाबात मुलतवी होने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब यहाँ पर तो बलूचिस्तान और KPK में मुकम्मल तौर पर तैयारियां हैं कि या तो यहाँ फौज को तलब कर लिया जाए, इलेक्शन वहां पर फिर हो जाए। जाहिर है इस लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है और पुलिस के हाथ से गेम निकल चुकी है, तो पाकिस्तान की फौज या रेंजर्स को वहां पर आना होगा और पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है उसको कंट्रोल करना होगा। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो KPK और बलूचिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी करने का एक प्लान तैयार कर लिया गया है, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, या फिर यह भी हो सकता है कि मुल्क भर की इलेक्शंस को मुबैना तौर पर मुलतवी कर दिया जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत में अब तक करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस पाकिस्तान जिंदाबाद।